नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की समस्या से जुड़ी। लेकिन इससे पहले अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की समस्या है तो वो और लोगों से बात करता है, सुनता है, होम रेमेडीज़ देखता है और उनको अप्लाई करता है, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम एक ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट और इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लोग लेते हैं। जिसको जिसमें रिलीफ मिलता है, विश्वास होता है, वो उसी को कंटिन्यू करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक मेन चीज़ उस पेशेंट से छूट जाती है। अब वो क्या चीज़ छूट जाती है? वो है आपकी डाइट। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंटली समझेंगे कि एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए डाइट का क्या रोल है, उसे डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और कैसे वो समझे कि किन चीज़ों को उसे अवॉइड करना है। क्योंकि हर अस्थमैटिक पेशेंट के लिए सेम चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको ट्रिगर करती हो लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं। तो इन चीज़ों को हम कैसे समझें, कैसे जानें, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि अस्थमैटिक पेशेंट जितने भी होते हैं, जितने भी व्यक्तियों को अस्थमा की शिकायत होती है, उनको इस शिकायत के साथ साथ एक और दिक्कत बढ़ रही होती है जिस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो है मोटापा। अब मोटापे से आपके अस्थमा का क्या लेना देना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सुनना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति में मोटापा आता है, जब वो मोटा होता है, उसका भार बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अस्थमा की समस्या होने के कारण उसके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती, जिसके कारण समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है अस्थमा के पेशेंट को कि उसे अपना वेट मेंटेन करना है। अब वो वेट मेंटेन कैसे कर सकता है या कम कैसे कर सकता है? अपनी डाइट को सही करके। अब डाइट को सही करने का मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे या हम डाइटिंग पे चले जाएंगे तभी हम पतले होंगे। ये बिल्कुल गलत मिथ है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका मोटापा ना बढ़े, साथ ही जो आपकी अस्थमा की समस्या है वो कंट्रोल हो। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि हम जैसे नाश्ता करते हैं, सुबह उठे तो अक्सर हम क्या करते हैं, ब्रेड एंड बटर ले लिया, पाव भाजी खा ली। तो जब आप इस तरीके के खाने को नाश्ते में खाना शुरू करते हैं तो इस पर आप ध्यान दीजिए, आप खा क्या रहे हैं? आप मैदा खा रहे हैं, साथ ही आप क्या ले रहे हैं? बटर ले रहे हैं, यानी चिकनाई, फैट्स ले रहे हैं। दोनों की दोनों आपकी मोटापे की समस्या में, आपकी अस्थमा की समस्या में आपकी बढ़ोतरी ही करेगी, उसमें कमी नहीं करेगी। तो हमें सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो पैक्ड फूड ना हो। साथ ही ब्रेड, बन, बर्गर जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम इनको अवॉइड करें तो इसकी जगह क्या खाएं? देखिए, सुबह के समय नाश्ते में हमें कुछ हल्का खाना होता है, ये हम सब समझते हैं। अब इस हल्के में आप क्या क्या ले सकते हैं उसको जानते हैं। आप रात को चने भिगोएं, सुबह उसे उबाल कर सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, फैट फ्री होते हैं। इसी के साथ वो जो मोठ वाली हरी दाल होती है, आप उसको भिगो के उसको अंकुरित करके खा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट में काउंट होता है। या फिर आप सूजी के चीले या बेसन के चीले भी नाश्ते में ले सकते हैं। ये भी हेल्दी ब्रेकफास्ट में काउंट होता है, साथ ही फैट फ्री होते हैं। इसमें बस आपको ध्यान रखना है, चीले बनाते वक्त आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम यूज़ करें, नॉन स्टिक पैन पे बनाएं ताकि आपको उसमें ऑयल की ज़रूरत ना पड़े। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि अस्थमैटिक पेशेंट को अपनी डाइट कैसी लेनी है जो फैट फ्री हो, ताकि वो अपने बढ़ते हुए भार को, वेट को कंट्रोल कर पाएं और अपनी समस्या को भी कंट्रोल कर पाएं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब इस दूसरे पॉइंट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो अस्थमा हो रहा है उसमें दिक्कत क्या आ रही है। आपके ब्रोंकी होल्स में, आपके ब्रोंकाइज में इन्फ्लामेशन हो रही है, राइट, यानी आपके लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें सूजन हो रही है। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जिसकी वजह से हमारी जो सूजन है ये कम हो जाए। अब ये सूजन कम किससे होगी? जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, वो आपको भरपूर मात्रा में खाने हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल जूस, बहुत अच्छा होता है सबके लिए,
तो आप उसको प्रेफर करें। साथ ही जो भी मौसम के फ्रूट हैं, जैसे गर्मी है, आम आ रहा है इस टाइम, तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। क्यों? इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ये हेल्प करेंगे आपके जो लंग्स में, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाइज में जो इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी श्वास की नलियों में जो आपके इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो रही है, उसको कम करने में। जब वो सूजन कम होगी तो उससे आपको जो सांस की समस्या है वो भी कम होगी और ठीक तरीके से आप सांस ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जैसे फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। आप सैलेड के रूप में खीरा, ककड़ी, ये सब जो लेते हैं, ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करनी है, ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा ले सकें और अपनी समस्या को कंट्रोल कर सकें बड़े ही आराम से। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, यानी जो उनके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको अस्थमा की समस्या आ जाती है, एकदम से अस्थमा का अटैक की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स को ये समझने में काफ़ी समय लग जाता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप बड़ी ही जल्दी इसको समझ जाएंगे और साथ ही इसको अवॉइड भी करना सीख जाएंगे। देखिए, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, उसे मशरूम से समस्या है। अब जैसे ही वो मशरूम खाता है, मान लीजिए वो पिज़्ज़ा खा रहा है, उसमें मशरूम है, या वो कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है जिसमें मशरूम मिले हुए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि मशरूम से उसको एलर्जी होती है। तो हमारी बॉडी हमेशा हमें कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करती है कि हमारी बॉडी में इस चीज़ के जाने से दिक्कत हो रही है। अब जैसे ही आप वो पिज़्ज़ा खाते हैं या मशरूम की कोई चीज़ खाते हैं, तो आपको क्या होगा? आपको खांसी उठेगी, आपको हो सकता है धक्का लगे। तो ये कुछ ऐसी निशानी है जो आप अगर देखते हैं कि आपने एक बार खाया, आपको हुआ, आपने फिर खाया 4-6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद या 2-4 दिन बाद आपको फिर सेम प्रॉब्लम हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ के खाने से आपकी समस्या बढ़ रही है। आपको इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यही आपके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जिसको अगर आप सही समय रहते पहचान ले तो आप अपनी समस्या को बढ़ने से बचा सकते हैं, बल्कि उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, चाहे वो दूध हो सकता है, वो मशरूम हो सकता है, वो राइस हो सकता है, आपको जिससे भी लगता है जिसके खाने से आपकी अस्थमा की समस्या बढ़ रही है या बढ़ सकती है, उसको अवॉइड करना शुरू करें और अपनी हेल्थ को समय रहते ठीक करना शुरू करें। तो यहां पर हमने क्या समझा कि डाइट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है अस्थमा की समस्या में। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है डाइट को लेके, आपके अस्थमा के ट्रीटमेंट को लेके, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे पास उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। तो आप सिंपल सा एक काम करें, फ़ोन उठाएं, इस नंबर पर कॉल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करें, अपनी समस्या और उसके इलाज और उपचार के बारे में अधिक जानकारी लें। या फिर अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखकर भी हमसे वो पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।